जय हिंद दोस्तों, जोहार झारखंड। स्वागत करते हैं। तो आज क्लास में आज हम लोग कुछ देखने वाले हैं हटकर। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि पासबुक कैसे बनता है, वीज़ा कैसे बनता है, और पासबुक किसे कहते हैं, वीज़ा किसे कहते हैं, एनआरआई किसे कहते हैं, ओसीआई किसे कहते हैं। तो जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। ठीक है, आप सभी का स्वागत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं एनआरआई। ध्यान रखिए दोस्तों, जो पहला जो शब्द है हम लोग एक लाइन से देखेंगे कि एनआरआई किसे कहते हैं। तो एनआरआई बोलते हैं दोस्तों नॉन रेजिडेंट इंडियन, यानी कि वैसे भारतीय जो भारत में नहीं रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, उनको एनआरआई बोलते हैं। ठीक है, तो उनके पास तो भारत की नागरिकता होती ही है, लेकिन वो भारत में नहीं रहते हैं, बल्कि वो कहाँ रहते हैं, विदेशों में रहते हैं। और एनआरआई किनको बोलेंगे दोस्तों, तो जो कम से कम भारत से बाहर 6 माह से अधिक बाहर रहते हैं। ठीक है ना, तो उनको हम लोग एनआरआई की श्रेणी में रखते हैं। यानी कोई व्यक्ति अगर बोलेगा कि हम 10 दिन हम अमेरिका जा रहे हैं घूमने के लिए, तो उसको एनआरआई नहीं बोला जाएगा। यानी अप्रॉक्स आपको कम से कम 6 माह या उससे ज़्यादा आपको बाहर रहना पड़ेगा, तब आप एनआरआई की कैटेगरी में आते हैं। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों कि पीआईओ और ओसीआई किसे बोलते हैं। पीआईओ का मतलब होता है दोस्तों पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ऐसे व्यक्ति जिनके पूर्वज या जिनके माता पिता भारतीय थे, लेकिन अब वो खुद भारतीय नहीं है। ठीक है, उसको बोलते हैं पीआईओ। और अगला आ गया दोस्तों ओसीआई, ओवर सिटीजन ऑफ इंडिया। ऐसा व्यक्ति जो पहले भारतीय था, लेकिन उसने भारत की नागरिकता त्याग दी है और किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली, उसको बोलते हैं ओसीआई। लेकिन पहले ये दोनों अलग अलग हुआ करता था, लेकिन बाद में भारत सरकार के द्वारा इन दोनों को एक ही साथ मर्ज कर दिया गया और पीआईओ को ओसीआई के साथ मर्ज करके डायरेक्टली उसको क्या बना दिया दोस्तों, ओसीआई अब कहते हैं। ठीक है ना, यानी पीवाई नहीं होता है और डायरेक्टली उसको क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं ओसीआई। ठीक है ना, ओसीआई मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो जो व्यक्ति चाहे पीआईओ हो या ओसीआई हो, उनको भारत में वीजा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी कि वो जब चाहे भारत वो आ सकते हैं विदाउट वीजा। उनको वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भैया वो आएंगे तो बोलेंगे भैया हम पीआईओ पर्सन है या ओसीआई पर्सन है, तो उनका वीजा उनको नहीं लगेगा। जो ऐसे लोग होते हैं ना, जो भारत से बाहर या भारत की नागरिकता त्याग कर जो विदेशों में काम कर रहे होते हैं, पहले भारतीय थे, तो उनका जुड़ाव भारत से किसी ना किसी रूप में तो था, तो उनको सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है, ताकि वो भारत में निवेश कर सके इन द फ्यूचर, तो उनके लिए 9 जनवरी को हर साल भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और ये विदेश मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है और ये 2003 से मनाया जा रहा है। और ये जो कार्यक्रम मनाया जाता है यानी कि भारतीय प्रवासी दिवस, तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। तो इन्हीं समिति की सिफारिश पर ही 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिए दोस्तों, ये 9 जनवरी जो डेट जो रखा गया है ना, ये बहुत ही स्पेशल है। क्यों डेट स्पेशल है, ठीक है, तो आप इसको कमेंट कर सकते हैं। मैं उदाहरण दे देता हूँ। इसका संबंध महात्मा गांधी से, ठीक है, 9 जनवरी 1915। ठीक है, 9 जनवरी 1915 का संबंध, ठीक है, उससे संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, ये तो बेसिक हो गया। क्यों, क्योंकि जब तक ये नहीं समझ आएगा फिर इसको इसमें दिक्कत होगा। अब बात समझिए कि पासपोर्ट किसे बोलते हैं और वीजा किसे बोलते हैं। फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे कि पासपोर्ट कैसे अप्लाई करते हैं, वीजा कैसे अप्लाई करते हैं। तो पासपोर्ट दोस्तों एक तरह का सरकारी दस्तावेज होता है। आप जिस देश के नागरिक होते हैं, उस देश की सरकार आपको पासपोर्ट देती है। पासपोर्ट एक तरह से समझते हैं, जिस पहले आई कार्ड बनता था आपका स्कूल या कॉलेज में, तो आपका आई कार्ड मिलता होगा, तो उसी तरह का एक पासपोर्ट होता है। जैसे राशन कार्ड होता है ना, तो उसी तरह का एक पासपोर्ट होता है जो आपको भारत सरकार देती है। याद रखिएगा, भारत सरकार, ठीक है ना, या जिस देश के आप रहने वाले हैं उस देश की सरकार आपको देगी। तो एक तरह का सरकारी दस्तावेज होता है। और ये क्या करता है ना, ये आपकी राष्ट्रीयता साबित करता है, ये आपकी नागरिकता साबित करता है कि हम भारत के निवासी हैं, या मेरी जो राष्ट्रीयता है, ठीक है, वो हम भारतीय हैं। इससे क्या होता है, तो पासपोर्ट की मदद से आपको अगर भारत से बाहर कहीं भी ट्रैवल करना है, तो उसके लिए कंपलसरी है कि आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आप जब दूसरे देश जाइएगा ना, तो आपसे वहाँ पूछा जाएगा कि आप किस देश के नागरिक है। तो आप मुंह से बोलिएगा थोड़ी कोई विश्वास करेगा, तो आपको भारतीय पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा कि आई एम सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, उसमें भारत सरकार का लोगो रहेगा, ठीक है, जो हम लोग नेशनल एंथम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। अब बात समझिए ना, जो सरकार के द्वारा जो पासपोर्ट जो जारी किया जाता है ना, तो ऐसा थोड़ी कि सरकार अपने साथ कोई चीज जारी कर सकती है। क्यों, तो आपको पता होगा दोस्तों, भारत जो है देश, वो कानून से चलता है। ऐसा नहीं है कि भैया किसी का मन के हिसाब से चलता है। तो उसके लिए संसद द्वारा 1967 में पासपोर्ट एक्ट 1967 बनाया गया था। और इसी अधिनियम के तहत भारत सरकार पासपोर्ट लोगों को जारी करती है, आम लोगों को। ठीक है, लेकिन जो ये पासपोर्ट एक्ट 1967 है ना, इसमें 3 तरह के पासपोर्ट की चर्चा की गई। जनरली कहीं कहीं आपको 4 तरह पढ़ने को मिलेगा, लेकिन वो थोड़ा सा टिपिकल पड़ जाता है। आम भाषा में बोले तो 3 तरह का होता है। ठीक है, पहला होता है साधारण पासपोर्ट, दूसरा होता है आधिकारिक पासपोर्ट और तीसरा होता है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट।
साधारण पासपोर्ट वो नीले रंग का होता है, ठीक है। तो जो आम व्यक्ति, ठीक है, जिनका संबंध ना सरकार से है, ना सरकारी एजेंसी से है, ना वो कोई तरह के गवर्नमेंट ऑफिसर है, जो आम लोग, जैसे मान लीजिए कोई आम बिजनेसमैन है, ठीक है, तो उसके लिए उसको साधारण पासपोर्ट दिया जाता है, वो नीले रंग का होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आता है दोस्तों आधिकारिक पासपोर्ट, ये सफेद रंग का होता है। जितने भी जो गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, जैसे कोई मान लीजिए आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, कहीं बाहर जा रहा है, ठीक है, तो एक अधिकारी है ना, सरकारी अधिकारी है, तो उसको सफेद रंग का पासपोर्ट जारी किया जाएगा। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट किसको बोलते हैं ना, तो ऐसे व्यक्ति जो भारत से बाहर, ठीक है, यह भारत सरकार के ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं, उनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दिया जाता है। या मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो चला गया पाकिस्तान में या चला गया अमेरिका में और वो भारत सरकार का राजदूत है, ठीक है, अमेरिका में जाकर वो राजदूत बन गया है, तो उसको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दिया जाएगा। ये मैरून कलर का होता है। सारी बात क्लियर हो गई। अब आते हैं वीजा किसे बोलते हैं, अर्थात पासपोर्ट किसको बोलते हैं दोस्तों। तो आप जिस देश के निवासी हैं उस देश की सरकार आपको देती है, और जब वो मिल जाएगा तो आप विदेशों में ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं वीजा किसे बोलते हैं दोस्तों। वीजा किसे बोलते हैं, तो वीजा क्या है दोस्तों, तो वीजा भी एक तरह का सरकारी दस्तावेज है, यह एक तरह का आधिकारिक दस्तावेज है, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, एक तरह का आधिकारिक दस्तावेज है जो आपको अन्य देश में जाने का परमिट देता है। सपोज दैट, आपको एग्जाम्पल समझाते हैं। मान लीजिए कि आप इंडिया के निवासी हैं, आप इंडिया के रहने वाले हैं, हम सब भारतीय हैं, और आपको जाना है, मान लीजिए कि जाना है रसिया, ठीक है। कहाँ जाना है दोस्तों, आपको रसिया घूमने जाना है। तो आप इंडिया के निवासी हैं, तो आपको भारत सरकार द्वारा पहले आपको पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। ये बताएंगे पासपोर्ट कैसे बनता है। जब आपको पासपोर्ट बन जाएगा ना, तो फिर आपको रसिया से, आपको जिस देश में जाना है ना, उस देश की सरकार से अपील करना होगा, ऑनलाइन अपील करना होगा कि हम आपके देश आना चाहते हैं घूमने के लिए। ऐसा आपको बताना पड़ेगा रीजन कि क्यों आना चाहते हैं। तो आपको रसिया की सरकार है ना, आपको अपने देश में आने का एक परमिट देगी, लाइसेंस देगी, उसी को बोलते हैं वीजा। क्या बोलते हैं दोस्तों, वीजा, ठीक है ना, पिज्जा नहीं, क्या बोलते हैं, वीजा। कहीं कहीं किसी को पिज्जा सुनाई दे रहा होगा, ठीक है, बहुत गंदा लगता है खाने में। तो एक दस्तावेज होता है जो अन्य देशों में प्रवेश की अनुमति देता है, चाहे आपको जो भी देश में जाना है। हाँ, खाली पाकिस्तान में जाना, वहाँ पाकिस्तान जाने का वीजा की जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। अब आप समझो, तो जनरली जो वीजा बनता है दोस्तों ना, तो वीजा के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। मान लीजिए कुछ लोग जाते हैं वीजा, तो फिर नौकरी करने के लिए वीजा किन्हीं को चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति, इसको जाना है अमेरिका, नौकरी लग गया है, तो उसको अमेरिका की तरफ से, ठीक है ना, जो वीजा दिया जाएगा वो जो नौकरी के पर्पज से वीजा दिया जाएगा, जो 3-4 साल का, 5 साल का, 7 साल का रहता है। आपको घूमने के चाहिए तो आपको टूरिस्ट वीजा मिलेगा, आपको पढ़ाई के चाहिए तो आपको फिर एजुकेशन वीजा दिया जाएगा, आपको बिजनेस करने के चाहिए तो आपको बिजनेस वीजा दिया जाएगा। तरह तरह का होता है, ठीक है, वीजा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मत बताइए कि सर वीजा कितने प्रकार का, तो वीजा बहुत प्रकार का, जो आप जोड़ लीजिए, ठीक है। एजुकेशन वीजा हो गया, घूमने का वीजा हो गया, सब तरह का वीजा मिलता है। लेकिन एक होता है वीजा पॉलिसी, ठीक है ना, ये प्रकार नहीं बल्कि ये वीजा पॉलिसी है। अब होता क्या है, निर्भर करता है कि दो देशों के बीच में संबंध कैसा है। सपोज दैट, मान लीजिए कि इंडिया और रसिया, फिलहाल में रसिया क्या किया है ना, भारतीय लोगों के लिए बोला है कि आप फ्री में आ सकते हैं, या आप आइए यहाँ पर रसिया में, आपको हम वीजा हम तुरंत देंगे आपको बना करके, आपको अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। तो उसको बोलते हैं वीजा पॉलिसी। वीजा पॉलिसी निर्भर करता है जब दो देशों के संबंध कैसे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई पाकिस्तानी अगर इंडिया में खोज रहा है, तो अप्लाई करेगा, कोई पाकिस्तानी क्या करेगा, वहां से अप्लाई करेगा भारत सरकार के पास कि हमको भारत आना है। तो वीजा जब अप्लाई करेगा तो पता है तुमको भारत पाकिस्तान का रिश्ता बहुत खराब हो चुका है, और पता नहीं भैया, तो हर दिन नए नए आतंकवादी आ रहे हैं, पता नहीं चला गया, बम फोड़ने आ गया, तो सरकार क्या बोलेगी, नहीं भैया तुम पहले वीजा अप्लाई करो, तुम्हारा पूरा हम डिटेल चेक करेंगे तुम कैसन आदमी है, ठीक है। तो अगर तुम सही रहोगे तो फिर आपको वीजा देंगे। उसमें वीजा लेने में बहुत दिन लग जाता है। लेकिन जब दो देशों के बीच अच्छे संबंध होते हैं ना, खासकर, तो वहाँ वीजा की आवश्यकता पड़ती नहीं। जैसे इंडिया से आपको नेपाल जाना है ना, तो आपको वीजा की आवश्यकता नहीं है। इंडिया से आपको भूटान जाना है तो उसके लिए आपको आवश्यकता नहीं है, आप जा सकते हैं घूमने फिरने आराम से, ठीक है। क्योंकि बहुत ही क्लोजिंग कंट्री है, और इनका जो संबंध है रोटी बेटी का संबंध है। नेपाल की बेटी भारत में ब्याही जाती है, भारत की बेटी नेपाल में ब्याही जाती है, ठीक है। और भूटान से भी वही संबंध है, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, ये हमारे अपने राज्य है, ठीक है, अपने देश है। तो ये हो गया। तो उसी प्रकार वीजा पॉलिसी बनता है कि दो देशों के बीच में कैसे संबंध है। तो अब आप समझिए ना कि जिन दो देशों के बीच में संबंध बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत ही मीठा मीठा संबंध रहेगा, जैसे इंडिया और नेपाल, तो वहां पर आपको वीजा की आवश्यकता नहीं है, आप विदाउट वीजा भी जा सकते हैं। बोले यार कोई दिक्कत नहीं, आओ तुम अपना खाली आधार कार्ड दिखा दो कि हाँ तुम भारतीय, अपना पासपोर्ट दिखा दो, तुम आओ घूमने, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं ना जहाँ पर दोस्ती तो इतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन वो बोलते हैं भैया आप आओगे तो भैया आपको बहुत अच्छा स्वागत करेंगे। जैसे आप लोग कभी कभी नानी घर जाते होंगे, आप सोचिए कोई व्यक्ति डेली अपना नानी घर जाएगा तो नहीं वहाँ लोगों से आएगा कि डेली उठ के आ जाता है, लेकिन कभी आप 10 साल में जाइए, होगा ना, तो कितना मान सम्मान होता है। तो वही हो गया
कि जो व्यक्ति मान लीजिए फिलहाल अभी रसिया क्या किया है ना भारतीयों के लिए, बोला है भैया कि तुमको वीजा लेने की आवश्यकता नहीं है, तुम एक काम करो, तुम यहाँ आओ और तुमको यहीं वीजा देंगे। तो बोला जाता है वीजा ऑन अराइवल। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? वीजा ऑन अराइवल। यानी कि आपको यहाँ से निकलना है फ्लाइट पकड़ के, आप पहुँच जाना है रसिया स्टेशन, रसिया एयरपोर्ट में, जो रसिया का वहाँ जो एयरपोर्ट होगा, ठीक है, वहाँ पहुँच जाइए और आप वहाँ जाइएगा तो ऑटोमेटिक आपको वहीं पर वीजा बना के दे देगा। 10 दिन का चाहिए, 20 दिन का चाहिए, 50 दिन चाहिए, घूमने भर की चीज चाहिए, क्या चाहिए, ठीक है, आपको वीजा मिल जाएगा। तीसरा होता है दोस्तों कि आपको पहले वीजा अप्लाई करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि ट्रैवल कर लिए हैं, हवाई जहाज में फोन कर रहे हैं कि रसिया या अमेरिका में आ रहे हैं, वीजा तैयार रखना, तो वहीं से मार के भगाएगा, ठीक है। तो होगा क्या कि आपको पहले वीजा अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर आपको वीजा मिलेगा और उसको समय लगता है। ये बात सारी बात समझ में आ गई। अब देखते हैं कि पासपोर्ट कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वीजा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। पासपोर्ट आपको आपकी सरकार देगी, तो उसके लिए क्या है दोस्तों, तो जनरली है ना सरकार क्या करती है ना, अब धीरे धीरे सरकार सबको ऑनलाइन कर रही है, तो आपको ऑनलाइन के माध्यम से बता रहे हैं, क्योंकि ऑफलाइन हमको भी पता है, मेरा बना ही नहीं, बना रहता तो आप कॉल से बताते। तो पासपोर्ट अगर आपको अप्लाई करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा ना, उसके लिए भारत सरकार द्वारा एक ऐप बनाया गया है, ठीक है। ऐप चलाते हैं ना ऐप हम लोग, जैसे ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टिंडर हो गया, ठीक है, फेसबुक हो गया, तो वो सब हो गया। तो उस ऐप का नाम है एम पासपोर्ट सेवा, एम पासपोर्ट सेवा। तो ये एक तरह का ऐप है। वहां जाकर क्या करना है आपको ना, पहले अपना आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। ये शादी ब्याह होता है तो होता ही नहीं होता, रजिस्ट्रेशन होता है ना, एग्रीमेंट होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, तो उसी प्रकार आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा कि भैया हमको पासपोर्ट बनवाना है। तो हम इस ऐप को खोल लिए और अपना रजिस्ट्रेशन कर दिए, अपना मोबाइल नंबर डाल दिए, अपना आधार कार्ड डाल दिए, अपना वोटर आई डाल दिए, जो मांग रहा है वो डाल दिए, ठीक है। वो डिटेल मांगेगा। अब बात समझिए, जैसे आप इसको न्यू लॉगिन कीजिएगा ना, तो होता क्या है ना कि भारत में जो पासपोर्ट ऑफिस है वो आपका जनरली जितनी भी जो कैपिटल सिटी है वहीं पर रहते हैं, जनरली बता रहे हैं, ठीक है। जैसे फिलहाल मैं रांची का बता रहा हूँ, कहाँ पहले फिलहाल मैं झारखंड का बता रहा हूँ। तो झारखंड में आपको जो पासपोर्ट ऑफिस है रांची निकलेगा, कहाँ निकलेगा, झारखंड का जो पासपोर्ट ऑफिस होगा रांची है। तो क्या करना पड़ेगा, जब आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा ना, तो आपको नियरेस्ट बोलेगा भैया अपना पासपोर्ट ऑफिस चुनने के लिए। तो क्या कर सकते हैं, जैसे आप कहीं झारखंड के मान लीजिए आप लातेहार से रहने वाले हैं या कहीं के रहने वाले हैं, ठीक है, फिलहाल तो मैं लातेहार का रहने वाला हूँ, तो अगर हमको पासपोर्ट अप्लाई करना है तो क्या करेंगे, हम लातेहार से अगर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ना, तो फिर भी आपको ऑप्शन चूज करना पड़ेगा कि भैया आपको कल के डेट में पासपोर्ट जब वेरीफाई करने के लिए आया जाएगा तो कहाँ आप आ सकते हैं नजदीक में। तो बोले भाई लातेहार तो मेरा रांची नजदीक है, कितना किलोमीटर, 100 किलोमीटर है। तो हम वहाँ रांची का हम अप्लाई करके कर दिए कि वो रांची पासपोर्ट ऑफिस हमको कर दिया जाए। क्यों, तो कल के डेट वेरीफाई करना होगा ना, तो कल हमको रांची बुलाएगा। अब कर देंगे दिल्ली, तो दिल्ली जाना पड़ेगा, तो दिल्ली नहीं करना है। अब आप समझो, जब आप इसको वेरीफाई करोगे ना, तो इसी में आपको सारा का सारा आपको जानकारी इनपुट करना पड़ेगा कि मेरा नाम ये है, मेरा ये है, मेरा ये है, मेरा पत्नी ये है, मेरे पत्नी का नाम ये है, ठीक है। ऐसा नहीं पूछेगा पत्नी का नाम, जितने बता रहे हैं, आपका नाम पूछेगा, आप क्या करते हैं नहीं करते हैं, ठीक है, ये सब आपका पूछेगा, बायोडाटा, ठीक है, आपके ऊपर क्रिमिनल केसेस है कि नहीं है, ये सब फलाने सब कुछ पूछेगा। जब हो जाएगा ना, तो ध्यान सुनिए, जब ये भर देगा तो उसके बाद क्या होगा, जब भरिएगा फिर आपको सबमिट करना पड़ेगा, और उसके बाद क्या होगा, वो वेरिफिकेशन होने के बाद वो क्या करेगा, वो वेरीफाई करेगा कि भैया डाटा जो दिया जा रहा है वो सही दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है। अगर डाटा सही दिया जाएगा तो उसको ले लेगा, और कहीं गलत होगा तो इधर बता देगा। जब डाटा आप उसको दीजिएगा सही, तो उसको जब वेरीफाई करेगा ना, तो वेरीफाई करने के बाद फिर दोबारा आपको क्या करना है, उसको लॉगिन करना है, ठीक है। वेरीफाई कर लीजिए, फिर से आपको दोबारा खुलेगा वो, लॉग आउट करके फिर दोबारा उसको लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद फिर आप क्या करना है, आपको अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट। बात हम लोग ये हुआ ना, पहले आपको एम पासबुक सेवा में अपना पहले आईडी बनाना पड़ेगा, जैसे फेसबुक आईडी बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा। सपोज दैट आपको गर्लफ्रेंड से बात करनी है, सपोज दैट आपको अपनी गर्लफ्रेंड से बात करनी है, तो बात करने का माध्यम फेसबुक था पहले, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, पहले फेसबुक में पहले आईडी बनाइएगा, नहीं बनाइएगा कि मेरा नाम ये है, ये है, ये है, चंगू मंगू है, ठीक है, डाकू शैतान सिंह है, ठीक है। तो आईडी बनाइएगा, नहीं बनाइएगा, बना लीजिएगा आईडी तो बन गया। तब ना अपना गर्लफ्रेंड का नाम खोजिएगा कि रिया है, टिया है, बाबू है, सोना है, तोता है, मैना है, खोजिए नहीं खोजिएगा। अब बोलिएगा नहीं हम डायरेक्टली पहले अपना बाबू से बात करेंगे, कैसे बात करोगे भैया, फेसबुक में आईडी बनाओ तो ना बात करोगे। तो वही बात है कि अगर हमको पासबुक अप्लाई करना है तो पहले हम अपना आईडी बना लिए, आईडी बन गया ना, अब क्या करेंगे, अप्लाई फॉर फ्रेश पासबुक, ठीक है ना, अप्लाई फॉर फ्रेश पासबुक, क्योंकि आपका कहीं पासबुक भर में नहीं किया है। तो जब फ्रेश अप्लाई कीजिएगा ना, तो बोलेगा पहले पेमेंट करो, फ्रेश अप्लाई किया ना, पेमेंट करो, तब बन के आएगा। तो 1500 का पेमेंट लगता है, ऑनलाइन आपको 1500 पेमेंट करना पड़ेगा। जब पेमेंट कर दीजिएगा ना, तो फिर आपको कुछ दिन समय लगेगा, ठीक है ना, 15-20 दिन लगेगा। फिर वो क्या करेगा, जो पासपोर्ट ऑफिस है ना, वो फोन करेगा आपका थाना में, जो आपका जो नियरेस्ट थाना है वो फोन करेगा और उससे वेरीफाई करवाएगा, वहां पर फोन कर पूछेगा बताओ इसके बारे में कुछ क्रिमिनल चार्ज लगा ही नहीं लगा है, कहीं कोई लड़की भगाया होगा, ऐसा कुछ किया होगा, तो बोलता है नहीं कुछ नहीं किया है, ठीक है, ऐसा कुछ होगा ना, तो कुछ मार्क लगा देगा आपका पासबुक में कि भैया इसको बड़ा बड़ा देश नहीं भेजना है, छोटा मोटा देश भेजते रहना, बड़ा बड़ा देश भेज दिया, कुछ कांड कर दिया तो हम फंस जाएंगे ना, सरकार का बदनामी होगा, ठीक है।
तो होता क्या है कि जब वो आपका जो पुलिस डिपार्टमेंट है, ठीक है, आपका जो नियरेस्ट जो थाना है वो क्या करेगा, कुछ वहाँ के लोगों को भेजेगा आपका घर में वेरीफाई करने के लिए, या आपको बुला लेगा वेरीफाई करने के लिए। जब वेरीफाई हो जाएगा तो दोबारा वो अपना वेरिफिकेशन उसको भेज देगा वहाँ पर ऑफिस में। जब ऑफिस भेजा जाएगा ना, फिर आपको एक मैसेज आएगा। अब मैसेज का क्या होगा, आपको मैसेज आएगा या फोन आएगा कि भैया आप आइए, और आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको अपना पासपोर्ट केंद्र में जाकर आपको वेरीफाई करवाना पड़ेगा दोबारा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे ना, देखिए यहाँ पर नजदीकी पासपोर्ट, देखिए जब रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तो यहाँ जो जानकारी भर रहे थे तो ऑनलाइन भर रहे थे ना, फिर वही आपको सही सही डॉक्यूमेंट लेकर जो जो डॉक्यूमेंट भरे थे ना, अपना आधार कार्ड भरे थे, अपना वोटर आईडी भरे थे, अपना 12th का सर्टिफिकेट भरे थे, जो जो भरे थे उसका डॉक्यूमेंट लेकर आपको जाना पड़ेगा पासपोर्ट केंद्र, ठीक है। जहाँ पर आपको होगा, जैसे लाते आपको कहाँ जाना पड़ेगा, रांची जाना पड़ेगा। रांची में वहाँ आमने सामने मेरा डॉक्यूमेंट मैच करके दिखेगा कि हाँ भैया ये प्रिंस कुमार है, ऐसा है वैसा वैसा, ठीक है। जब ये वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है ना, तो कुछ समय लगता है, ठीक है, 30 से 45 दिन, ठीक है, अप्रॉक्स 30 से 45 दिन का समय लगता है। आपको पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपका पासबुक आपको घर के बनकर मिल जाएगा। सारी बात क्लियर हो गई दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि वीजा कैसे बनता है। तो वीजा क्या बताए थे कि भैया आपको कहीं घूमने जाना है ना, तब आपको वीजा की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आपको अमेरिका जाना है तो आपको अमेरिका का वीजा लेना पड़ेगा, आपको रसिया जाना है तो रसिया का वीजा लेना पड़ेगा, आपको पाकिस्तान जाना है तो पाकिस्तान का वीजा लेना पड़ेगा, फिर शायद हो सकता है लौट के नहीं आइएगा। तो ये सब बात है। तो अप्लाई कैसे करना है वीजा, तो वीजा क्या है दोस्तों, दस्तावेज है, अनुमति पत्र है कि हमको आने की। जैसे नहीं बोलते हैं मे आई कम इन सर, सर बोलते हैं नो, तो बस वही बात है। तो आप पूछिएगा मे आई कम इन सर, तो उधर आएगा यस, तो फिर आपको अपना लेके जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा इसलिए दोस्तों ना, कि आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा, आपको ऑनलाइन खोलना पड़ेगा। आपको जिस देश में ट्रैवल करना है ना, उसकी जो ऑनलाइन वेबसाइट होती है वीजा के लिए, ठीक है, आप खोलिएगा कि सपोज हमको अमेरिका जाना है तो अमेरिका का वीजा अप्लाई पास आपको वेबसाइट में जाना पड़ेगा और वहाँ क्लिक करना पड़ेगा। जब आप क्लिक कीजिएगा ना, तो आपको वहाँ पर अपना फोटो के साथ साथ अपना रियल थोबड़ा, ये उसको बोलते हैं थोथुन, इसको आम भाषा में बोलते हैं थोथुन। घर में जब कभी कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता है ना, तो घर वाले बोलते हैं कि मार इसका थोथुन तोड़ देना, ठीक है, या दोस्त लोग में लड़ाई जाएगा तो बोलेंगे मार के थोथुन तोड़ देंगे, ठीक है। तो वही बात है कि अपलोड करना पड़ेगा आपको अपना फोटो। जब फोटो अपलोड कर लोगे ना, वैसे बहुत स्मार्ट लग रहा है आजकल, ठीक है, तो अपलोड फोटो करना पड़ेगा। और साथ में जो आपको जो पासपोर्ट बन के आया था ना, उसको अपलोड करना पड़ेगा ऑनलाइन। तो पासपोर्ट भी अपलोड करना पड़ेगा और ऑनलाइन अपना फोटो भी अपलोड करना पड़ेगा एक अलग से, ठीक है। जब आप ये अपलोड कर दोगे ना, तो उसके बाद तुरंत आपसे वीजा के लिए क्या बोलेगा दोस्तों, पे ई वीजा, यानी कि जो ऑनलाइन वीजा अप्लाई किया है ना, उसके लिए बोलेगा पेमेंट करो, ठीक है। और ये पेमेंट कुछ भी हो सकता है, आप जिस तरह का वीजा डिमांड करोगे, हो सकता है कि भैया आप बोलोगे भैया आपको पढ़ने जाना है, ठीक है, 4 साल के लिए, तो हर तरह का चार्जर रहता है, ठीक है ना। ये चार्जर कोई फिक्स नहीं है। कोई आपको घूमने के लिए जाना है 5 दिन के लिए थी बगल में श्रीलंका, तो उसके लिए अलग चार्ज लगेगा। अब जाना है अमेरिका पढ़ने के लिए 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो उसके लिए अलग पैसा लगेगा ना, चार्जेस लगेगा ना। ये हो गया, ई वीजा मिल गया आपको। अब आप समझिए, जब पे ई वीजा कीजिएगा ना, तो उस वक्त कुछ समय लगता है, ठीक है। ये हो सकता है 15 दिन लगेगा, 20 दिन लगेगा। अगर मान लीजिए कि आप खासकर नौकरी के लिए जा रहे हैं अमेरिका ना, तो आज के डेट में एक मिलता है दोस्तों H1B वीजा का बात होता है। देखो H1B वीजा, ठीक है, ये अमेरिका के द्वारा दिया जाता है, खासकर उन लोगों को दिया जाता है ना जो अमेरिका में जाकर नौकरी करते हैं। और फिलहाल में अभी जो ट्रम्प चचा है ना, वो इस पर प्रतिबंध लगा दिए कि नहीं देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो भारतीय लोग जाते हैं अमेरिका में और अमेरिका की नौकरी खा जाते हैं, तो प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो उसी प्रकार क्या होता है ना कि यहाँ पर देखना पड़ता है ना, वहाँ की सरकार देखती है कि भैया इसको वीजा किस लिए चाहिए। अगर वीजा खाली घूमने के लिए चाहिए ना, तो सरकार तुरंत वीजा दे देती है। लेकिन बोलेगा हमको नौकरी के लिए चाहिए या हमको नौकरी वहाँ मिल रहा है इसलिए वो चाहिए, फिर सरकार सोचती है कि भाई इसको देंगे तो फिर यहाँ का नौकरी खा जाएगा। तो एक समय लगता है, और हो सकता है वो समय 15 दिन का लगे, 20 दिन का लगे, 25 दिन का लगे, महीना भर का समय लग सकता है, ठीक है। जब वो समय लग जाएगा ना, अब मान लीजिए कन्फर्म हो गया आपको वीजा मिल गया, तो ऑटोमेटिक क्या होगा ना, आपको एक रिसीव होगा, ठीक है, आपका मोबाइल में एक ईमेल गिरेगा और उस ईमेल का नाम होगा ETA, ठीक है। क्या मिलेगा दोस्तों आपको, ऑनलाइन जीमेल के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से आपको ETA मिलेगा। ETA मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन, यानी एक तरह का आपको कागज मिल जाएगा, ठीक है। आपको क्या मिलेगा दोस्तों, कागज मिल जाएगा। इसमें आदेश लिखा रहेगा कि बाबू सोना तुम आओ मेरे देश घूमने, ठीक है ना। आपको ठीक है बुलाया जाएगा कि ठीक है आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये मिल जाएगा तो हो गया। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना इंडिया देश से आपको पकड़ना पड़ेगा हवाई जहाज और उतर जाना पड़ेगा। जैसे उतरिएगा ना, तो होगा क्या, भैया थोड़ी कि उतारेगा आपको घर में जहाँ घूमने जाना, नहीं ना। अब जब उड़ के जाइएगा, तो सपोज आप इंडिया से जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, रसिया जा रहे हैं, तो जो रसिया की जो एयरपोर्ट और अथॉरिटी है ना, जहाँ पर हवाई जहाज लैंड होगा, तो वहां पर एक सेंटर होता है, इसको बोला जाता है इमिग्रेशन चेक पोस्ट, ठीक है। वो क्या करेगा, जैसे आप निकलिए एयरपोर्ट से ना, तो एयरपोर्ट के जस्ट बाहर, ठीक है, एयरपोर्ट के अंदर ही एक काउंटर रहता है इमिग्रेशन चेक पोस्ट। जो लोग बाहर से आ रहे हैं ना, उनका पासपोर्ट और वीजा चेक किया जाता है कि भैया कहीं वीजा और पासपोर्ट नकली तो नहीं है।
तो उसको चेक किया जाता है। बस यही कहानी है। सारी बात आई होप आपको समझ में आ गई हो दोस्तों। ठीक है, चलिए आपसे दोबारा मिलेंगे। मैं धीरे धीरे करके ऐसे कुछ टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा जो आम जीवन से भी रिलेटेड है, क्योंकि पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ पढ़ाई करते रहना, उनका व्यवहारिक प्रश्न नहीं जानिएगा तो कैसे होगा। चलिए दोस्तों, सभी को एक बार दोबारा से जय हिंद। अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। सभी को जोहार झारखंड।